हेलो फ्रेंड्स, दिस इज टीना मलिक। वेलकम टू स्टेयर्स टू सक्सेस। फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस वीडियो में टीचिंग मेथड्स कर रहे थे। हमने काफ़ी टीचिंग मेथड्स प्रीवियस सेशन में की हुई है। अगर आपने वो सेशन अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए। आज हम टीचिंग मेथड्स को ही कंटिन्यू करेंगे। जो शिक्षण विधियाँ हमने जो प्रीवियस सेशन में की थी वो कुछ पेंडिंग रह गई थी, आज इस सेशन में हम कंप्लीट करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओवरव्यू देख लेते हैं कौन सी मेथड्स हैं जो पेंडिंग थी और आज हम जिनको कंप्लीट करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे रोल प्ले एंड ड्रामेटाइजेशन मेथड के बारे में। ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड क्या है उसके बारे में जानेंगे। प्लेवे मेथड, मोंटेसरी मेथड, डेल्टन मेथड, ये सब मेथड को हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंडक्टिव, डिडक्टिव, एनालिसिस, सिंथेसिस, ये सभी मेथड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो इन सब मेथड के बारे में जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आप चाहे कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर चाहे वो सीटेट, एचटेट, रीट, यूपीटेट या अदर कोई भी टेट एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम्स में टीचिंग मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। कंपल्सरी पूछे ही जाते हैं, मोस्टली क्वेश्चंस आते ही आते हैं टीचिंग मेथड से रिलेटेड। ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के बारे में जानेंगे। ड्रिल मेथड क्या होता है, सोर्स मेथड क्या होता है, इन सभी को हम आज डिटेल में समझेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम देख लेते हैं रोल प्ले एंड ड्रामेटाइजेशन मेथड। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि रोल प्ले मीन्स बच्चे कोई रोल प्ले करेंगे। या इस मेथड को कहा जाता है रोल प्ले और नाटकीयकरण विधि। मीन्स कुछ नाटक, कुछ रोल प्ले कर रहे हैं, कुछ ड्रामा कर रहे हैं बच्चे। In this method, pupil is asked to play either the role of his teacher or the role of the character that has come in the story to dramatize the story. Means वो जो स्टोरी पढ़ रहे हैं उसमें जो भी रोल आ रहा है, जो भी इंसान का रोल आ रहा है, जो भी कैरेक्टर है उसमें, उसका रोल प्ले करेंगे बच्चे। या फिर जैसे टीचर्स डे होता है तो उसमें बच्चे टीचर का रोल प्ले करते हैं ना, वैसे कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं तो कैरेक्टर का रोल प्ले करेंगे। ओके, इस मेथड में ये होता है। थ्रू दिस मेथड एक्टिविटी ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीजेस ऑन वन हैंड एंड देयर ऑब्जर्वेशन पावर इंक्रीजेस ऑन अदर। इस मेथड से क्या होता है कि बच्चों का जो एक्टिविटी पावर जो बोलते हैं ना वो बढ़ता है, ठीक है, और साथ में ऑब्जर्वेशन पावर भी इंक्रीज होता है। मीन्स एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। और इस मेथड में क्या होता है कि जो बाकी बच्चे होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं, कुछ मिस्टेक होती है तो पॉइंट आउट करते हैं, बताते हैं कि यहाँ गलती की हुई है। दिस मेथड इज यूजफुल टू डेवलप सोशल स्किल्स एंड इमेजिनेशन पावर ऑफ स्टूडेंट। इस मेथड से क्या होता है, बच्चों में सोशल स्किल, सामाजिक कौशल डेवलप होते हैं, साथ में ही इमेजिनेशन पावर, ठीक है, कल्पना शक्ति उनकी डेवलप होती है। देखो, आप पिक्चर के थ्रू देख सकते हो ना बच्चे कैसे रोल प्ले कर रहे हैं। मीन्स कोई डॉक्टर बना हुआ है, कोई इंजीनियर बना है, कोई टीचर बना है, किसी ने कोई और रोल प्ले किया। मीन्स जो भी स्टोरी वो जानना चाहते हैं, जिस स्टोरी के बारे में, जिस लेसन का, जिस टॉपिक को वो समझना चाहते हैं, उसमें जो कैरेक्टर होते हैं ना उसका रोल प्ले करते हैं, ताकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इजी हो जाए, चैप्टर इजीली समझ में आ जाए। Role play is an educational method in which people spontaneously act out problems of human relations and analyze the enactment with the help of other role players and observers. Means इसमें ये एक ऐसा एजुकेशनल मेथड है जिसमें जो बोलते हैं ना ह्यूमन रिलेशन से रिलेटेड कोई भी ऐसे कैरेक्टर वगैरह, उन सब का रोल प्ले होता है। उन सब से रिलेटेड जो भी स्टोरी में कैरेक्टर आएगा ना उसका रोल प्ले किया जाएगा, और बाकी जो लोग होंगे वो क्या करेंगे, ऑब्जर्वर होते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन मेथड आ गई, वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड। फ्रेंड्स, ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड है ना, जिसे कहते हैं बुद्धिशीलता विधि, इस मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज का नहीं, जो प्रीवियस सेशन था ना हमारा टीचिंग मेथड का, उसमें से भी बहुत से मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं, पूछ लिए जाते हैं, और आज वाला सेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ओके, अब आप एक बार मेथड समझ गए ना तो आपके लिए इजी हो जाएगा कंसेप्ट समझना। ये सीडीपी सेक्शन में भी आती है, हम टीचिंग मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, जो भी आपके अदर सब्जेक्ट्स होते हैं ना उनमें भी पेडागोजी सेक्शन में क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो आप खुद सोचो कि ये मेथड, टीचिंग मेथड्स कितनी इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए इनको डिटेल में समझना जरूरी हो जाता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं बुद्धिशीलता विधि। क्या होता है ये ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड? द टर्म वाज पॉपुलराइज्ड बाय एलेक्स फैक्ने ऑसबर्न इन 1953 इन हिज बुक अप्लाइड इमेजिनेशन। एलेक्स फैक्ने ऑसबर्न, आप ऑसबर्न के नाम से भी याद रख सकते हो ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड को। ओके, उन्होंने ये टर्म निकाला था ब्रेनस्टॉर्मिंग। ओके, उनकी एक बुक थी जिसका नाम था अप्लाइड इमेजिनेशन। उस बुक में इन्होंने इस टर्म के बारे में, ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में डिस्कस किया हुआ है, बताया हुआ है। ब्रेनस्टॉर्मिंग होता क्या है? ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अ लार्ज और स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है, या तो बड़ा ग्रुप हो गया या छोटे ग्रुप, कुछ एक्टिविटी दे दी जाती है दैट एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू फोकस ऑन अ टॉपिक। टॉपिक के ऊपर फोकस करने के लिए उनको एनकरेज किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, एंड कंट्रीब्यूट टू द फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज। और उनको क्या है? फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज, आइडियाज, भरपूर आइडियाज उनके माइंड में आ जाते हैं। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग के कंसेप्ट है, ब्रेनस्टॉर्मिंग के मेथड में। और इसमें क्या होता है कि ये जो मेथड का जो एजम्पशन है वो ये माना गया है कि होल ग्रुप कैन गिव मोर आइडियाज देन अ पर्सन। ये तो ऑब्वियस बात है, देखो एक इंसान लिमिटेड व्यूज, लिमिटेड आइडियाज ही दे सकता है, जबकि अगर ग्रुप में बहुत सारे लोग बैठे हैं तो सबके पर्टिकुलर अलग अलग आइडियाज होंगे, बहुत से आइडियाज मिल जाएंगे टॉपिक से रिलेटेड, है ना। ये तो ऑब्वियस बात है, एक इंसान थोड़े से ही आइडियाज देगा, जबकि लार्ज ग्रुप से तो बहुत से आइडियाज गैदर कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। इसमें क्या माना गया है कि क्वांटिटी ऑफ आइडियाज इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वालिटी। क्वालिटी नहीं देखनी है, क्वालिटी इतनी मायने नहीं रखती है, क्वांटिटी मायने रखती है। मतलब जितने ज्यादा आइडियाज मिल रहे हैं उतना ही ज्यादा बेनिफिट होगा, उतनी ही ज्यादा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इजी होगी, उतना ही ज्यादा कोई भी कंसेप्ट समझना इजी हो जाएगा। ओके, क्वांटिटी पे ज्यादा फोकस रहता है इस पे। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अ मीन्स ऑफ जनरेटिंग आइडियाज, आइडियाज जनरेट करना। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या है? आइडियाज जनरेट करना। एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव्स, ऑब्टेन अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइटम्स एंड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ओके, क्या बता रहा है इसमें कि ब्रेनस्टॉर्मिंग कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव्स, जो भी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी अल्टरनेटिव यानी कि क्या ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करना। ठीक है, लिस्ट ऑफ आइटम्स को कलेक्ट करके रखना और फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करना। देयर आर अ वैरायटी ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक, बहुत सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक्स आती हैं। ओके, बहुत ज्यादा टेक्निक्स हैं। कॉमन प्रिंसिपल ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग इज टू सेट असाइड द रिस्ट्रिक्टिव थिंकिंग प्रोसेसेस सो दैट मेनी आइडियाज कैन बी जनरेटेड। मीन्स इसका मतलब क्या है? ब्रेनस्टॉर्मिंग का मेन कॉमन प्रिंसिपल ये है कि जो थिंकिंग प्रोसेस, जो लिमिटेड कंसेप्ट देता हो, लिमिटेड आइडियाज देता हो थिंकिंग प्रोसेस को, उसको साइड करके बहुत सारे आइडियाज जनरेट होते हैं, उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग कहा जाता है। मीन्स इसमें रिस्ट्रिक्टेड थिंकिंग प्रोसेस नहीं है, मतलब कि लिमिटेड थिंकिंग प्रोसेस नहीं है, ये लार्ज थिंकिंग प्रोसेस है। मीन्स बहुत से आइडियाज जनरेट होते हैं इसमें। क्या आपको समझ में आ गया? और देख लेते हैं, देखो डिटेल में ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे है। देखो ये पिक्चर के थ्रू आप समझोगे ना, बहुत इजी हो जाएगा। क्या दे रखा है? ये एक सर्कल चलता है, एनकरेज योर स्टूडेंट्स टू स्पीक आउट। इसमें क्या होता है? ब्रेनस्टॉर्मिंग के द्वारा क्या होगा, ये एनकरेज करता है बच्चों को ताकि वो बोले। कब बोलेंगे? जब उनके माइंड में बहुत सारे आइडियाज आएंगे। सेकंड पॉइंट दिया है, एनकरेज योर स्टूडेंट्स टू शेयर आइडियाज। बच्चे तब बोलेंगे जब उनके माइंड में बहुत सारे आइडियाज होंगे, वो शेयर करेंगे दूसरों से। हेल्प योर स्टूडेंट्स ग्रुप वर्क स्किल। टीचर का ये रोल प्ले करना है टीचर को। ऐसा टीचर का ये काम है कि वो बच्चों को एनकरेज करें कि ताकि तुम ग्रुप वर्क तुम्हारा डेवलप हो सके।
ओके, ग्रुप वर्क स्किल डेवलप हो सके, ग्रुप में रहना है। एनकरेज योर स्टूडेंट्स टू लर्न फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से सीखना है, ग्रुप में रहेंगे तो एक दूसरे से सीखेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, आइडियाज शेयर करेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे। ओके, इम्प्रूव योर स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस, अब टीचर का ये रोल है कि बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूव किया जाए, डेवलप किया जाए, होगा, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग के द्वारा, ब्रेनस्टॉर्मिंग की मेथड अगर अप्लाई होती है तो उसके द्वारा बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में बहुत से आइडियाज जनरेट होंगे ना, तो वो एक दूसरे के साथ ग्रुप में रहकर एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, बातें करेंगे, है ना। फिर होता है गिव यू फीडबैक ऑन व्हाट मिसकंसेप्शंस योर स्टूडेंट्स हैव। मिसकंसेप्शन मीन्स गलत, बोलते हैं ना, वहम वगैरह होना, गलत बातें, गलत विचार, जो भी इस बारे में, जो भी आपके स्टूडेंट में गलत विचार आ रहे हैं, कोई गलत आइडियाज आ रहे हैं, कुछ गलत थॉट आ रही है उनके माइंड में, तो टीचर का ये काम है कि वो उनको फीडबैक दे, मीन्स बताए कि ये इम्प्रूव करना है, ठीक है, कि नहीं ये आइडिया सही नहीं है, ये इस टॉपिक से कोरिलेट नहीं कर रहा है, तो ये वाला आइडिया मत लो, बता सकता है ना टीचर ऐसे, मीन्स इम्प्रूव करना है। शो यू व्हाट योर स्टूडेंट ऑलरेडी नो, ठीक है, आपको ये बताना है कि जो आपके स्टूडेंट के पास जो कुछ भी उसके पास ज्ञान है, कितना है, वो कैसे वो उसके साथ कनेक्ट कर सकता है टॉपिक से रिलेटेड। ओके, आई होप कि ये पिक्चर के थ्रू आप समझ गए होंगे। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या है? लीड्स टू अ वेरी एनिमेटेड एंड एनर्जाइजिंग सेशन, मींस इसमें एक एनर्जेटिक फॉर्म आ जाता है ब्रेनस्टॉर्मिंग के मेथड में, कि एकदम से आइडियाज जनरेट हो रहे हैं, डिफरेंट व्यूज आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं माइंड में, फिर ग्रुप के साथ शेयर करना, ठीक है, इंटरेक्ट करना, तो ये काफी ही एनर्जेटिक फॉर्म हो जाता है। मोर रिजर्व पार्टिसिपेंट्स फील फ्री टू कॉन्ट्रीब्यूट, इसमें वही है, एक दूसरे के साथ कैसे कंट्रीब्यूट करना है। पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं ना वो फ्री होते हैं, मींस ज्यादा मोर रिजर्व्ड पार्टिसिपेंट्स होते हैं, इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, इसमें पार्टिसिपेंट हो सकते हैं। अब इसका डिसएडवांटेज ये है, इट टेक्स टाइम पर्टिकुलरली इफ इट इज अ लार्ज ग्रुप, ये तो ऑब्वियस बात है, अगर ज्यादा बड़ा ग्रुप होगा तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ना। मे कंज्यूम अ लॉट ऑफ मटीरियल, फॉर एग्जाम्पल फ्लिप चार्ट्स और राइटिंग मटेरियल्स। ओके, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मटेरियल की ज़रूरत पड़ जाए, जैसे कि फ्लिप चार्ट्स वगैरह हैं, तो कोई राइटिंग मटेरियल्स वगैरह चाहिए, तो उसमें क्या है, मटेरियल ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। रिक्वायर्स हाई लेवल फैसिलिटेशन स्किल, बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटेशन स्किल की ज़रूरत पड़ती है इसमें। आई होप कि ब्रेनस्टॉर्मिंग कंसेप्ट क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। प्लेवे मेथड, अब प्लेवे मेथड खेल विधि, इसका सेकंड नेम, इसको और नाम से भी जाना जाता है, जैसे किंडरगार्टन, ठीक है, किंडरगार्टन मेथड के नाम से भी इसको जाना जाता है। बहुत आसान मेथड है ये। अकॉर्डिंग टू फ्रोबेल ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लेवे मेथड किसके द्वारा दी गई है, ठीक है, किसने इस मेथड का फाउंडर कौन है, ऐसे भी पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रोबेल नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने बोला है कि चिल्ड्रन एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग थ्रू वेरियस प्लेवे एक्टिविटीज, बच्चे अपने आसपास के सराउंडिंग्स को समझते हैं, जानते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, ठीक है, कैसे, अलग अलग एक्टिविटीज करके। अकॉर्डिंग टू हिम स्कूल शुड बी लाइक प्लेग्राउंड फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए स्कूल क्या होना चाहिए, एक टाइप का प्लेग्राउंड होना चाहिए। प्लेवे इज इनफॉर्मल, प्लेवे मेथड कैसे है, इनफॉर्मल है, बच्चे खेल खेल के सीख रहे हैं ना, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ भी नहीं है, जैसे बच्चे नॉर्मल जैसे घर पे रहते हैं ना, वैसे ही प्लेवे मेथड स्कूल में सिखाई जाती है। किंडरगार्टन ऐसा ही तो होता है, जो प्ले ग्रुप वगैरह बोलते हैं, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, जो भी है, फर्स्ट स्टैंडर्ड से पहले की जो क्लास होती है उनको किंडरगार्टन बोलते हैं, तो उसमें ऐसे ही सीखता है बच्चा, प्लेवे मेथड से ज्यादा सीखता है, खेल विधि से। चाइल्ड सेंट्रिक होता है एंड वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक ऑफ टीचिंग, चाइल्ड सेंट्रिक है, बच्चा सेंटर में होता है इसमें, ओके, और बेस्ट टेक्निक मानी गई है टीचिंग की, विच हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स ऑफ चिल्ड्रन। बेस्ट मेथड मानी गई है, बेस्ट टेक्निक मानी गई है टीचिंग की, क्योंकि
प्लेवे मेथड के द्वारा बच्चों के कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन्स बहुत ही अच्छे से डेवलप होते हैं। इन दिस वे ट्रू एम्स ऑफ टीचिंग इज अचीव्ड बाय दिस मेथड। मीन्स इस मेथड के थ्रू जो मेन एम होता है ना टीचिंग का, वो अचीव हो जाता है इस मेथड के द्वारा। इट इज यूजफुल फॉर बोथ द टीचर्स एंड चिल्ड्रन। ये मेथड टीचर और चिल्ड्रन दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी गई है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल मानी गई है। आगे बढ़ते हैं। ये तो काफी आसान मेथड है। क्या है, व्हाट इज प्लेवे, क्या होता है प्लेवे, देख लेते हैं। लर्निंग थ्रू प्लेवे इज टर्म यूज्ड in education and psychology to describe how a child can learn to make sense of the world around them। Means इसमें क्या होता है कि बच्चा कैसे सेंसेस के द्वारा सीखता है, आसपास की दुनिया को, आसपास के माहौल को, कैसे वो आसपास के माहौल में रहकर कैसे वो सीखता है, वो इस मेथड में बताया गया है। प्लेवे मेथड ऑफ लर्निंग इज अ चाइल्ड सेंट्रिक मेथड where the method of teaching is informal and natural to suit the child's interest। Means ये मैंने अभी बताया चाइल्ड सेंट्रिक होती है, ठीक है, और ये मेथड कैसे होती है, इनफॉर्मल वे में होती है, और जो ये इस तरह की नेचुरल एक्टिविटीज करवाई जाती है जो बच्चों को सूट करें, जो बच्चों को बोलते हैं ना बच्चे के लिए सूटेबल हो, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होती है। दिस काइंड ऑफ स्कूल्स बिलीव दैट लर्निंग इज बेस्ट थ्रू प्ले एक्टिविटीज। काफी स्कूल्स ऐसे होते हैं वो ऐसा मानते हैं कि जो लर्निंग है ना वो बेस्ट तरीके से कैसे होगी, प्ले एक्टिविटीज से। ओके, अब प्ले एक्टिविटी से बच्चा क्या कुछ होगा, क्या कुछ डेवलप होगा, उसका सोशल एंड कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप होंगे, उसके मैच्योर होगा इमोशनली भी। ओके, गेन सेल्फ कॉन्फिडेंस रिक्वायर्ड टू एंगेज इन न्यू एक्सपीरियंसेस एंड एनवायरमेंट। क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस उनमें अच्छे से डेवलप होगा ताकि नए एक्सपीरियंसेस और एनवायरनमेंट में रहकर काफी कुछ वो सीख सके। अब यूजेस ऑफ प्लेवे टेक्निक्स। प्लेवे टेक्निक्स जो है वो उसके क्या क्या यूज है, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ होता है, जैसे कि कोई स्ट्रेस नहीं, ज्यादा एंजॉयमेंट होता है। ओके, क्रिएटिविटी मीडियम फॉर चाइल्ड टू शो देयर कैपेबिलिटीज। उनको उनकी जो क्रिएटिविटी होती है ना वो देखने को मिलती है कि उनमें वो कैसे, कितनी कैपेबिलिटी है उनमें, कैसे क्या कुछ, कितनी क्षमता है उनमें, वो दिखाएंगे बच्चे खेल कूद में, पता लगता है टीचर को। एक्सप्लोर द वर्ल्ड अराउंड देम। आसपास की दुनिया के बारे में पता चलता है, एनवायरनमेंट में रहेंगे तो आसपास का उनमें काफी कुछ डेवलप हो जाता है, सीखते हैं। हाई मोटिवेशन फ्रॉम व्हाट दे हैव एक्सप्लोर्ड। हाई मोटिवेशन रहता है कि जो कुछ भी उनने एक्सप्लोर किया है, जो कुछ भी उनने सीखा है, उससे वो क्या हाईली मोटिवेटेड होते हैं। लर्निंग आउटकम ऑफ अ करिकुलम कैटर टू द नीड्स ऑफ लर्निंग डिफरेंसेस इन चिल्ड्रन। उनको इस तरह से डील करो, उनकी लर्निंग कैसी होनी चाहिए, उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कंसिडर करके होनी चाहिए। ओके, तो जो भी लर्निंग उनको प्रोवाइड की जा रही है ना वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कंसिडर करके होनी चाहिए। इस तरह से उनको क्या करना चाहिए टीचर को, इस तरह से बच्चों को हैंडल करना चाहिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कंसिडर करके। दे बिकम गुड ऑब्जर्वर विद इम्प्रूव्ड कॉन्सेंट्रेशन। जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन अच्छा रखेंगे उतने ही ज्यादा बेहतर वो अच्छे ऑब्जर्वर बन सकते हैं बच्चे इस मेथड के थ्रू। डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स लाइक एम्पैथी, पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉम्पिटेंस, ये सब कुछ सीखते हैं वो, ठीक है। प्यार वगैरह, प्यार हो गया, दया की भावना, ठीक है, सहयोग की भावना, ये सब कुछ उनमें आ जाती है, ठीक है। पर लोगों को देखने का नजरिया सीखते हैं थोड़ा बहुत, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखते हैं, कॉम्पिटेंस सीखते हैं, काफी कुछ उनमें डेवलप होता है प्लेवे मेथड को अगर कंसिडर किया जाए तो, अगर बच्चों को प्लेवे मेथड से सिखाया जाए तो। चलो आगे प्रोसीड करते हैं। आई होप कि यहाँ प्लेवे मेथड तक आपको समझ में आ गया। आगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आता है मॉन्टेसरी मेथड। इसको मॉन्टेसरी मेथड ही कहा जाता है, हिंदी में भी मॉन्टेसरी विधि कहते हैं इसको। किसने इन्वेंट किया है? इन्वेंटेड बाय मारिया मोंटेसरी, ठीक है, नाम ही मोंटेसरी, मारिया मोंटेसरी, हु वाज अ नेचुरलिस्ट, ठीक है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन सेल्फ लर्निंग, हैंड्स ऑन एक्टिविटी एंड कोलैबोरेटिव
प्ले। मीन्स ये जो मेथड है ना, ये सेल्फ लर्निंग को ज़्यादा फोकस करती है, सेल्फ लर्निंग पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। खुद से अपने हाथों से एक्टिविटी करना, ठीक है, हाथों से कुछ बनाना, कुछ इन्वेंट करना। कोलैबोरेटिव प्ले मीन्स कोलैबोरेशन में, ग्रुप में खेल कूद करेंगे बच्चे, सीखेंगे। टीचर प्रोवाइड्स एप्रोप्रिएट एक्टिविटीज टू द चिल्ड्रन। टीचर क्या करेगा, बच्चों को एप्रोप्रिएट एक्टिविटीज दे देगा, तो बच्चे वो एक्टिविटी करते हैं। Montessori is a method of education that is based on self-directed activity। जैसे मैंने अभी बताया कि ये सेल्फ लर्निंग पर फोकस करती है, हैंड्स ऑन एक्टिविटी पे फोकस करती है, कोलैबोरेटिव प्ले। इन Montessori क्लासरूम चिल्ड्रन मेक क्रिएटिव चॉइसेस इन देयर लर्निंग। वो अपने हिसाब से कुछ क्रिएटिव दिखाते हैं, ठीक है, वो जो लर्निंग प्रोसेस होता है ना, वो ज्यादा क्रिएटिव बनाते हैं। वाइल द क्लासरूम एंड द हाईली ट्रेन टीचर ऑफर एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज टू गाइड द प्रोसेस। टीचर क्या करेगा, उनको एज के अकॉर्डिंग, बच्चों को एज के अकॉर्डिंग उनको उस टाइप की एक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, ताकि बच्चे अच्छे से वो कर सकें। अब साथ में जो आप पिक्चर देख रहे हो ना, ये पिक्चर किसका है, ये फोटो किसका है, मारिया मोंटेसरी का। ओके, वो क्या कहते हैं, एजुकेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस कैरिड आउट बाय द चाइल्ड। ठीक है, वो ऐसा कहते हैं कि एजुकेशन एक प्राकृतिक प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, जो हो रहा है बच्चे के साथ, बच्चों के द्वारा, बच्चों के लिए किया जा रहा है। एंड इज नॉट एक्वायर्ड बाय लिसनिंग टू द वर्ड्स बट बाय एक्सपीरियंस इन द एनवायरमेंट। ये ऐसे कह रहे हैं कि ये शब्दों को सुनना नहीं, किस पे फोकस कर रहा है ज्यादा, अपने एक्सपीरियंस से एक्सपीरियंस से जो बच्चे सीख रहे हैं ना, उस पर ज्यादा फोकस हो रहा है। एनवायरमेंट में रहकर जो कुछ भी वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एक्टिविटी करके, ठीक है, सेल्फ लर्निंग से जो भी बच्चे सीख रहे हैं, उस पर ज्यादा फोकस देते हैं इस मोंटेसरी मेथड में। ओके, आई होप कि क्लियर है। ओके देन आगे देख, मोंटेसरी मेथड में बस इतना ही था। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं डाल्टन मेथड। डाल्टन मेथड को हिंदी में कहते हैं डाल्टन विधि। ओके, द अमेरिकन टीचर हेलन पार्कहर्स्ट, एक अमेरिकन टीचर थे जिनका नाम था हेलन पार्कहर्स्ट। शी नोटिस दैट व्हेन स्टूडेंट्स आर गिवन फ्रीडम फॉर सेल्फ इंक्रीजेस कंसिडरेबली एंड देन दे लर्न अ मोर। ठीक है, मतलब वो उन्होंने ऐसा नोटिस किया कि जब बच्चों को खुला छोड़ दिया जाता है, फ्रीडम दे दी जाती है, तो बच्चों में सेल्फ लर्निंग इंक्रीज होती है और वो काफी हद तक ज्यादा कुछ सीख सकते हैं अगर उनको फ्री छोड़ा जाए तो। ओके, जैसे मैंने बताया ना, अमेरिकन टीचर है हेलन पार्कहर्स्ट, ठीक है, गांव था उनका डाल्टन नगर। ओके, इसलिए ये डाल्टन मेथड के नाम से जाना गया है। मजदूरों के बच्चों के पढ़ने हेतु, यानी उसके ऊपर फोकस किया उन्होंने। ये थोड़ा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मजदूरों के बच्चों को पढ़ा रहे थे वो, ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है कि इस योजना में बालक से एक समझौता किया जाता है। ठीक है, एक टाइप का बोलते हैं ना, एग्रीमेंट टाइप होता है, जिसमें निश्चित समय में निश्चित काम का ठेका दिया जाता है। डाल्टन मेथड को ठेका विधि भी बोलते हैं। ओके, तो ध्यान रखना, बाय चांस हिंदी सब्जेक्ट में पूछ लिया जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, डाल्टन मेथड को ठेका विधि भी बोलते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है, इस डाल्टन मेथड का मतलब क्या है कि ये एक ऐसी, इस योजना में, ये एक ऐसी योजना है इसमें समझौता किया जाता है। बच्चों को एक पर्टिकुलर टाइम दे देते हैं, पर्टिकुलर वर्क दे देते हैं कि आपको ये वर्क करना है। ओके, इस दौरान बालकों को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है, मीन्स उनको कंप्लीटली फ्रीडम दे दिया जाता है, फ्री छोड़ दिया जाता है, और सारी सुविधाएं भी दी जाती है और सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। ओके, अब इसके फीचर्स देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंट्स कैन बी परफॉर्म्ड इन लेबोरेटरी। ओके, अब जो भी एक्सपेरिमेंट वो करेंगे तो उसके लिए तो उनको लेबोरेटरी की जरूरत पड़ेगी ना। टीचर ओनली एक्ट एज अ गाइड, टीचर सिर्फ गाइडेंस दे सकता है। ठीक है, टीचर फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर सकता है। स्टूडेंट हैंडल अपैरेटस इन प्रेजेंस ऑफ टीचर। अब बच्चे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो जो भी अपैरेटस वगैरह जो है, जो कुछ भी मटेरियल है, अपैरेटस है, जो साधन वगैरह जो कहते हैं ना एक्सपेरिमेंट करने के जो मटेरियल्स होते हैं, वो बच्चे खुद हैंडल करते हैं। कैसे संभालना है वो खुद करेंगे टीचर के
प्रेजेंस में, टीचर खड़ा है वहां पर, टीचर सिर्फ गाइड कर रहा है, सारा कुछ एक्टिविटी कौन करेंगे, बच्चे करेंगे। ओके, अब मेरिट्स हैं लर्निंग बाय डूइंग, ये तो पता ही है लर्निंग बाय डूइंग हो, क्योंकि फ्रीडम दे रखी है, खुद से करो, टीचर सिर्फ गाइड करेगा। मेक डिस्कवरीज, बच्चे कुछ ना कुछ डिस्कवर कर रहे हैं ना, कुछ खोज कर रहे हैं, कुछ नया कुछ बना रहे हैं, कुछ इन्वेंट कर रहे हैं। ओके, एक्सपेरिमेंट्स करके। बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिलायंस, इससे क्या होता है कि बच्चे सेल्फ डिपेंड बनते हैं, मतलब उनको बोलते हैं ना कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, सेल्फ रिलायंस बनते हैं वो। लिमिटेशन ये है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, अब कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ डिस्कवर करेंगे तो उसमें टाइम तो लगेगा ज्यादा। ओके, आई होप कि डाल्टन मेथड आपको समझ में आ गई। बहुत ही इजी है, इतना कुछ डिफिकल्ट कुछ है नहीं मेथड्स में, लेकिन बस वही है, एक बार अगर आप डिटेल में समझ गए ना तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड को बोलते हैं आगमन विधि। ओके, इससे रिलेटेड तो भरपूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, इनसे रिलेटेड तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं। given by Bacon, usually called the scientific method. Okay, इसको scientific method का नाम भी दिया गया है। It is most natural way of learning by going concrete to abstract thinking, means मूर्त से अमूर्त तक की तरफ जाने का ये प्रोसेस है। known से unknown, means ज्ञान से अज्ञान की तरफ जाने का प्रोसेस है ये। मीन्स इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाते हैं। इसमें बच्चों को सबसे पहले कोई कॉन्सेप्ट, कुछ टॉपिक करा रहे हैं ना, टीचर पहले एग्जाम्पल देगा। ठीक है, टीचर पहले एग्जाम्पल देगा कि फॉर एग्जाम्पल पानी से बर्फ कैसे बनती है। ठीक है, एग्जाम्पल है कि वाटर इज कन्वर्टेड टू आइस। ठीक है, ये एग्जाम्पल दे दिया, उसके बाद में टीचर उसको समझाएगा कि कैसे बनता है, ये क्या प्रोसेस है, वो सब डिटेल में समझाएगा। ओके, इसको कहते हैं इंडक्टिव मेथड। प्रमोट्स डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये डाइवर्जेंट थिंकिंग मीन्स इसमें अगर कोई एक प्रॉब्लम दे दी जाए ना बच्चे को, तो बच्चे बहुत से सॉल्यूशन निकाल देंगे। डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट करता है। इट इज अ टीचिंग मेथड दैट प्रमोट्स लर्निंग थ्रू इंडक्टिव रीजनिंग, where skills of observation, comparing, classifying are used to arrive at generalization or definition of concept. Means इसमें क्या है, इंडक्टिव मेथड में किसको ज्यादा फोकस किया गया है, इसमें जो ऑब्जर्वेशन की स्किल होती है, कंपेयरिंग, क्लासिफाइंग, इन सब पे ज्यादा फोकस किया गया है। ओके, इन सब के साथ डील करते हैं। अब कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। लर्नर्स आर मोर एंगेज्ड इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इसमें क्या होता है, बच्चे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं। लर्नर्स फॉर्मुलेट जनरलाइजेशंस एंड रूल्स, बच्चों को एग्जांपल दे दिया ना तो बच्चे खुद अपनी थिंकिंग लगाएंगे, खुद जनरलाइज करेंगे, रूल्स बनाएंगे, है ना। ओपन एंडेड है ये, मीन्स डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट कर रहा है ना, तो टीचर ने एक एग्जाम्पल दे दिया, वो लोग खुद अपना आइडिया लगाएंगे बच्चे। Learning becomes more interesting from the outset because teacher begins with the experiences of the student. इसमें टीचर जब लेसन स्टार्ट करते हैं ना तो टीचर बच्चों से कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, बच्चों के ज्यादा इंटरेक्शन होता है स्टार्टिंग में। ओके, बच्चों का एक्सपीरियंसेस पूछा जाता है, बच्चों को कनेक्ट करके रखते हैं। टीचर बिगिंस विद व्हाट द स्टूडेंट्स नो। ठीक है, टीचर ज्यादा फोकस किस पे रखे, स्टार्टिंग में टीचर बच्चों से पहले जानेंगे कि चलो आप बताओ क्या हो सकता है, मैंने ये एग्जाम्पल बताया, उससे बताओ आप अपना आइडिया दो कि आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए। टीचर क्या कर रहे हैं, बच्चों को कोरिलेट कर रहे हैं, मतलब कनेक्ट कर रहे हैं ना, टॉपिक के साथ जोड़ रहे हैं। इट हेल्प्स द डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, मीन्स ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स इसमें डेवलप होती है। टू सी पैटर्न्स एंड टू एनालाइज एंड दस अराइव एट जनरल स्टेटमेंट्स रिक्वायर एनालिटिकल थिंकिंग। मीन्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल को बोलते हैं हॉट्स भी बोलते हैं, HOTS, हॉट्स के नाम से भी जाना जाता है ये। इसमें बच्चों की ये पावर डेवलप हो जाती है। डिसएडवांटेज ये है कि इट रिक्वायर्स मोर टाइम, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, एंड सो लेस सब्जेक्ट मैटर विल बी कवर्ड।
अब बच्चे टीचर है ना, बच्चों को इंटरेक्ट कर रहे हैं तो सभी बच्चे अपनी अपनी थिंकिंग बताएंगे, तो इसमें क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है एंड सब्जेक्ट मैटर कवर अप नहीं हो पाता। टीचर्स नीड मोर टाइम टू लीड स्टूडेंट्स टू द फॉर्मुलेशन ऑफ जनरल कंसेप्ट। टीचर क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसमें जोड़ते हैं, बच्चों को कनेक्ट करते हैं, तो वही है बच्चे अपना अपना थिंकिंग बताते रहते हैं, तो फिर वही है टाइम कंज्यूमिंग तो माना गया है इसको। It demands expert facilitating skills on the part of the teacher. Teacher must ask the right questions and organize answers and comment to the path the way towards the formation of generalization and principles. Means ये ऐसे कह रहे हैं कि इसमें एक्सपर्ट चाहिए, एक्सपर्ट की डिमांड मानी गई है। इसमें जो बोलते हैं ना क्वेश्चन पुट करना, ठीक है, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू देखना, मतलब इसमें क्या एक्सपर्ट की डिमांड ज्यादा रहती है। जो भी क्वेश्चंस टीचर पूछ रहा है वो राइट क्वेश्चंस होने चाहिए, उनके आंसर्स ऑर्गेनाइज होने चाहिए अच्छे से। ओके, आगे देखते हैं। डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड एरिस्टोटल, जिसको अरस्तु भी कहते हैं, उन्होंने इन्वेंट की है ये मेथड को। इसको कहते हैं निगमन विधि। ओके, इंडक्टिव का जस्ट अपोजिट है ये। ओके, इन दिस मेथड लर्नर लर्न्स द जनरल फॉर्मूला, लॉज एंड प्रिंसिपल फर्स्ट। इसमें क्या होता है कि बच्चों को पहले रूल समझा दिए जाते हैं। मीन्स फॉर्मूलाज हो गए, लॉज, प्रिंसिपल्स, ये सब पहले समझा दिए जाते हैं, फिर उनको बोलते हैं कि चलो अब आप स्पेसिफिक एग्जांपल दो। ओके, हियर टीचर्स गो फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक जाता है टीचर इसमें। इट सेव्स टाइम एंड एनर्जी ऑफ द लर्नर। इसमें क्या होता है, टाइम की बचत होती है, एनर्जी की भी बचत होती है। क्यों? क्योंकि पहले से ही कंसेप्ट समझा दिया है, रूल्स बता दिए, फॉर्मूला समझा दिया है, बाद में बोलते हैं कि चलो एग्जांपल दे दो। प्रमोट्स कन्वर्जेंट थिंकिंग, मीन्स एक प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन निकलेगा इसमें। ओके, मीन्स आपको फॉर्मूला दे दिया तो फॉर्मूला का तो एक ही एग्जाम्पल दे पाओगे ना आप, बस यही है इसमें। अब देखो, अब इसके कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। Wider scope of subject matter because the instruction is direct by stating at once the rules or principles at the beginning of the class. क्लास शुरू करने से पहले ही इसमें प्रिंसिपल्स, लॉज और ये फॉर्मूलाज वगैरह बता दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसका स्कोप कैसा है सब्जेक्ट मैटर का, बहुत ही ज्यादा वाइड है। Teacher does not have to worry about what questions to ask in order for learner to reach a generalization or conclusion. Means इसमें टीचर को बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन पूछें, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन पूछा जाए या क्या बोलें। क्यों? क्योंकि इसमें पहले से रूल बता दिए गए, तो बच्चे एक एक एग्जाम्पल दे पाएंगे बस। डिसएडवांटेज ये है कि पैसिव लर्निंग विद लेस इन्वॉल्वमेंट, इसमें स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ही कम होती है। Learners do not take part in formation of a conclusion or generalization. इसमें कोई कंक्लूजन निकल के नहीं आता है, बहुत ही कम बच्चे इसमें पार्ट ले पाते हैं, इन्वॉल्वमेंट बहुत ही कम है बच्चों की। लर्नर्स इन्वॉल्वमेंट विल बी ड्रिल्स और एक्सरसाइजेस दैट कम आफ्टर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द रूल और प्रिंसिपल। रूल और प्रिंसिपल्स जो है उनके लिए बहुत ही कम बोलते हैं ना, लर्नर की इन्वॉल्वमेंट बहुत ही, वो बोलते हैं ना ड्रिल्स हैं, विल बी ड्रिल्स कर दी जाती हैं। लेसन अपीयर्स अनइंटरेस्टिंग एट फर्स्ट, स्टार्टिंग में जो लेसन होता है ना कम इंटरेस्टिंग लगता है बच्चों को। क्यों? क्योंकि एकदम से फॉर्मूला बता दिया, प्रिंसिपल्स, लॉज वगैरह पहले से बता दिए, तो एकदम से बर्डन आ जाता है बच्चों पे, एकदम से बोलते हैं ना उनको हार्ड लेवल, बहुत कॉम्प्लेक्स सा फील हो जाता है। टीचर बिगिंस द लेसन विद द एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन व्हाट द लर्नर्स डू नॉट नो। बच्चों को पता ही नहीं होता है, कंसेप्ट उनके लिए नया है, एकदम से फॉर्मूला आ गया, प्रिंसिपल्स आ गए, लॉज आ गए, उनके लिए एकदम से नया सा होता है, तो एकदम से बर्डन आ जाता है बच्चों पे। ओके, आई होप कि इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड आपको समझ में आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, पूछे जाते हैं क्वेश्चन इनसे रिलेटेड। अब देखो कंफ्यूजन अब यहाँ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इंडक्टिव डिडक्टिव में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन आप इनका देखोगे ना, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। डिडक्टिव मेथड इट गिव्स न्यू नॉलेज डायरेक्टली, मीन्स इसमें सबसे पहले रूल बता दिया जाता है, तो नई नॉलेज हो गई ना, एकदम से नई नॉलेज बता दी गई। और डिडक्टिव में क्या है, इट गिव्स न्यू नॉलेज इनडायरेक्टली, इसमें इंडक्टिव में
न्यू नॉलेज इनडायरेक्टली पहुंचती है। कैसे? पहले टीचर एग्जाम्पल देगा, फिर एकदम से रूल बताएगा। डिडक्टिव में इट इज मेथड ऑफ वेरिफिकेशन, ये एक मेथड है वेरिफिकेशन की, वेरीफाई कर रहे हैं। और इंडक्टिव में मेथड ऑफ डिस्कवरी, कुछ डिस्कवर करेंगे ना, एग्जाम्पल बता दिया है तो वो क्या करेंगे, कुछ नया सा रूल निकालेंगे, डिस्कवर करेंगे। डिडक्टिव में इट इज द मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो इंडक्टिव है इट्स अ मेथड ऑफ टीचिंग। ओके, स्टूडेंट्स गेट्स रेडीमेड इंफॉर्मेशन एंड मेक यूज ऑफ इट। डिडक्टिव में क्या होता है, रूल्स प्रिंसिपल्स वगैरह सब कुछ उनको बता दिया गया, रेडीमेड सामान उनको मिल गया है, रेडीमेड इंफॉर्मेशन मिल गई है, बस उनको यूज करना है। जबकि इंडक्टिव में क्या होता है, स्टूडेंट्स एक्वायर फर्स्ट हैंड नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन बाय एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, उनके पास एकदम से फर्स्ट हैंड नॉलेज आ रही है, ठीक है, इंफॉर्मेशन एकदम नई नई आ रही है उनके पास, और उनको क्या करना है, फिर उनको एक्चुअल ऑब्जर्वेशन करना है। इट इज अ क्विक प्रोसेस। डिडक्टिव मेथड क्या है, एकदम से तुरंत हो जाती है, ना टाइम कंज्यूमिंग है, जल्दी से हो जाती है। क्यों? क्योंकि रूल्स फॉर्मूला सब कुछ स्टार्टिंग में बता दिए, बच्चों ने एक एग्जाम्पल दे दिए, कंसेप्ट क्लियर। जबकि इंडक्टिव मेथड बहुत ही स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल दिया है, धीरे धीरे बच्चे उस फॉर्मूला तक, उस रूल तक, प्रिंसिपल तक पहुंचेंगे, तो ये टाइम कंज्यूमिंग मानी गई है। इट एनकरेजेस डिपेंडेंस ऑन अदर सोर्सेस, बाकी सोर्सेस पे क्या है, डिपेंडेंट रहते हैं। जबकि इंडक्टिव में क्या होता है, इट ट्रेन्स द माइंड, दिमाग चलाना पड़ता है इसमें, इंडक्टिव में, एंड गिव सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इनिशिएटिव। स्टार्टिंग में क्या होता है, इसमें एग्जाम्पल दे देते हैं ना टीचर, तो बच्चों को क्या करना पड़ता है, दिमाग दौड़ाना पड़ता है, क्या एग्जाम्पल दे दिया है तो इसका क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, तब जाके रूल प्रिंसिपल तक पहुंच पाते हैं। नेक्स्ट है डिडक्टिव मेथड में, देयर इज लेस स्कोप ऑफ एक्टिविटी इन इट। इसमें एक्टिविटी तो कुछ है ही नहीं, बहुत ही कम स्कोप है डिडक्टिव में, कुछ नहीं करना है, रूल फॉर्मूला बता दिया है, बस एग्जाम्पल तक पहुंचना है, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ बना बनाया रेडीमेड सामान मिल जाता है। इंडक्टिव में क्या होता है, ये इट इज फुल ऑफ एक्टिविटी, बहुत ज्यादा दिमाग लगेगा, कुछ सोचेंगे, कुछ करना होगा, एक्टिविटीज वगैरह, तो ये एक्टिविटी बेस्ड है। नाउ लास्ट वन इज, इट इज अ डाउनवर्ड प्रोसेस ऑफ थॉट एंड लीड्स टू यूजफुल रिजल्ट। ये एक डाउनवर्ड प्रोसेस है थॉट का, जो आगे जाके कहाँ पहुंचता है, एक यूजफुल रिजल्ट तक रीच करता है, पहुंचता है। एंड इंडक्टिव क्या है, इट इज एन अपवर्ड प्रोसेस ऑफ थॉट एंड लीड्स टू प्रिंसिपल। ओके, ये एक अपवर्ड प्रोसेस है थॉट का, जो हमें प्रिंसिपल तक पहुंचाता है, एग्जाम्पल से प्रिंसिपल तक पहुंचाता है। ओके, आई होप कि आपको इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड में अब तो कोई कंफ्यूजन रहा नहीं होगा, क्योंकि ये क्लियर हो गया है बिल्कुल। ओके, चलो आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट मेथड आती है एनालिसिस। एनालिसिस यानी विश्लेषण विधि। क्या है ये विश्लेषण विधि? In this method, teacher divides the problem into different parts on the basis of its nature and aspects. इसमें क्या करता है टीचर, कुछ भी प्रॉब्लम होगी ना, उसको टुकड़ों में तोड़ देते हैं, ठीक है, उनका विश्लेषण करना मीन्स उनको डिवाइड कर देते हैं, पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, टुकड़ों में तोड़ देते हैं। देन टीचर्स ईच ऑफ दीज सेगमेंट्स वन बाय वन, फिर टीचर एक एक पार्ट को बस समझाता जाता है बच्चों के आगे, ठीक है, इजी हो जाता है ये। इन दिस मेथड वी गो अननोन टू नोन और फ्रॉम कंक्लूजन टू हाइपोथेसिस, ठीक है। इसमें क्या है, जो चीज नहीं पता ना, अननोन से नोन की तरफ जाती है ये, या फिर कंक्लूजन से हाइपोथेसिस तक, निष्कर्ष से परिकल्पना तक, ऐसे जाता है ये, ठीक है। हेल्पफुल इन वेरियस टॉपिक्स ऑफ हिस्ट्री ऑल्सो, हिस्ट्री सब्जेक्ट के काफी टॉपिक्स में ये हेल्पफुल रहती है। अब सिंथेसिस, इसका नेक्स्ट आ जाता है सिंथेसिस मेथड। सिंथेसिस मेथड जिसको कहते हैं संश्लेषण विधि, ठीक है, संश्लेषण विधि कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है, कंबाइनिंग स्मॉल पार्ट्स इनटू वन एंड लार्ज फॉर्म in such a manner that some new conclusion can be drawn। मीन्स ये क्या था, एनालिसिस का उल्टा, एनालिसिस में तोड़ रहे हैं ना पार्ट्स में कंसेप्ट
को, इसमें क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, जोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ के एक लार्ज फॉर्म क्रिएट कर देते हैं और फिर कुछ नया कंक्लूजन निकल के आता है। इन दिस मेथड वी गो फ्रॉम नोन टू अननोन, ज्ञान से अज्ञान की तरफ जाते हैं या फिर परिकल्पना से निष्कर्ष की तरफ जाते हैं, हाइपोथेसिस से कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। टीचर प्रेजेंट स्मॉल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन बिफोर हिज स्टूडेंट्स वन बाय वन एंड देन ही आस्क देम टू ड्रॉ कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। टीचर क्या करेंगे, इस स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को बच्चों के आगे रखती हैं और फिर धीरे धीरे समझाकर उनका जो बोलते हैं कंक्लूजन निकालो, इस इंफॉर्मेशन के बेस्ड पे आपने क्या कंक्लूजन निकाला वो बताओ। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो ये कहाँ यूज होती है मेथड, ये होती है हेल्पफुल इन टीचिंग ज्योमेट्री। ओके, मैथमेटिक्स में जो ज्योमेट्री का कंसेप्ट आता है ना, उसमें समझने के लिए ये मेथड काफी यूजफुल रहती है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब आप एनालिसिस और सिंथेसिस में अगर कंफ्यूजन है तो ये देखोगे ना आप, इनका डिफरेंस तो क्लियर हो जाएगा। ओके, ये मैंने इसीलिए डिफरेंस बिटवीन लगाए हैं क्योंकि होता है काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड में, एनालिसिस एंड सिंथेसिस मेथड में। तो अगर आप डिफरेंस समझ गए ना, आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर आप डिफरेंस समझ गए ना तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, एनालिसिस एंड सिंथेसिस मेथड क्या है ये? एनालिसिस में क्या होता है, अननोन से नोन की तरफ जाते हैं, ठीक है, कंक्लूजन से हाइपोथेसिस की तरफ, जबकि सिंथेसिस में उसका उल्टा है बिल्कुल, नोन से अननोन एंड हाइपोथेसिस से कंक्लूजन की तरफ। ओके, अब जो एनालिसिस है ना वो इंडक्टिव रीजनिंग पे बेस्ड है। देखो कनेक्ट हो रहा है ना, कनेक्शन इनका कहाँ मिल रहा है, इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग में, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड के साथ कनेक्टेड है ये एनालिसिस एंड सिंथेसिस। ओके, तो अगर आपका इंडक्टिव डिडक्टिव कंसेप्ट क्लियर है ना तो आप एनालिसिस सिंथेसिस में कभी मार नहीं खाओगे, कभी कंफ्यूज नहीं होगे। ओके, तो सिंथेसिस मेथड जो है वो डिडक्टिव रीजनिंग से कनेक्टेड है, उस पे बेस्ड है। एनालिसिस में क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन ह्यूरिस्टिक अप्रोच, और ये ह्यूरिस्टिक पे अप्रोच पे बेस्ड नहीं है सिंथेसिस में। ओके, नेक्स्ट है एनालिसिस, इट इज लेबोरियस एंड वेरी लेंथी मेथड, बहुत ही ज्यादा मेहनत करने वाला और बहुत ही लंबा चलने वाला, लेंथी, कॉम्प्लिकेटेड बोल दो, डिफिकल्ट बोल दो, वो वाला मेथड है ये एनालिसिस, ठीक है, क्योंकि टुकड़ों में काटोगे, टुकड़ों में पार्ट्स करोगे कंसेप्ट को, फिर उसको एक एक करके समझाओगे तो टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। ओके, बहुत ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। जबकि सिंथेसिस क्या है, बहुत ही शॉर्ट है एंड क्विक मेथड है। क्यों? क्योंकि ये नोन से अननोन की तरफ जा रहा है ना, कुछ स्टार्टिंग में बच्चों को पता है, ठीक है, और फिर आगे उनका नया कंसेप्ट से वो जुड़ जाते हैं। एनालिसिस में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिलायंस, इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। जबकि सिंथेसिस में क्या होता है कि कोई डेवलपमेंट, कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिलायंस जैसा कुछ इसमें डेवलप होता ही नहीं है। ओके, आई होप के कंसेप्ट क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन तो रहा नहीं होगा। ओके, चलो आगे प्रोसीड करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ये तो बहुत इजी है, समस्या समाधान विधि। ओके, इसमें क्या बताते हैं देखते हैं। A child is given a problem and finds the solution independently, बच्चों को एक प्रॉब्लम दे दी जाती है और कह देते हैं कि इसका सोल्यूशन खुद से निकालो। Learner becomes proactive and independent controller of the situation, मीन्स लर्नर कैसा रोल प्ले कर रहा है, प्रोएक्टिव है वो, मीन्स बहुत ही ज्यादा एक्टिवली कंसंट्रेशन रखेगा अपने काम पे, और जो भी सिचुएशन है उसको खुद वो इंडिपेंडेंटली कंट्रोल करेगा। अगर प्रॉब्लम सिंपल है तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कहलाएगा, ठीक है, बच्चा इजीली कर पाएगा। अगर प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स है या बहुत ज्यादा बड़ी है तो उसको क्या कह दिया जाएगा, वो एक प्रोजेक्ट जैसा काम, प्रोजेक्ट के तौर पे उसको हैंडल किया जाएगा। ओके, इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इजी मेथड है बहुत ही। सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर कर दीजिए, काफी मेहनत की हुई है। देखो
इजी वर्क नहीं होता ये, इतना सारा कुछ इंफॉर्मेशन निकालना, सब कुछ पता लगाना, ठीक है, ताकि क्लास इतनी एफिशिएंट हो सके, अच्छा सेशन चल सके, आप लोग को समझ आ सके, आपकी हेल्प हो सके, इसलिए इतनी मेहनत कर रही हूँ। तो बस इसी बात पे लाइक और शेयर हो जाए। ओके, मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, जितना ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करोगे उतना ज़्यादा मैं मोटिवेट होंगी, अच्छे अच्छे सेशंस लेके आऊँगी, आपका कंसेप्ट क्लियर करूँगी, आपके लिए हेल्प होगा ना, आपके लिए बेनिफिशियल है। आगे टीचिंग एग्जाम्स दोगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे ये सारे सेशंस। प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, बहुत सारी वीडियोस मैंने अभी तक बना रखी है, कोई भी टॉपिक आप देख लो, अभी तक की मैंने काफ़ी वीडियोस बना रखी है, प्रैक्टिस सेट भी करवा रखे हैं, आप देख सकते हो। ओके, चलो देख लेते हैं। समस्या समाधान विधि में बच्चे समस्याओं पर काम करके सीखते हैं। ये मैंने जैसे अभी बताया था कि कैसे सीखते हैं, कोई भी प्रॉब्लम दे दी जाती है, उससे रिलेटेड फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, सीखते जाएंगे। ये छात्रों को समस्याओं का समाधान करके नया ज्ञान सिखाने की अनुमति देता है। मीन्स जैसे जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, वो कुछ नया नया सीखेंगे। छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि अवलोकन करें, समझें, विश्लेषण करें और उन कार्यों को करें जो अवधारणा की पूर्ण समझ को जन्म देती हो। मीन्स बच्चों को ऐसे कहा जाता है कि वो प्रॉब्लम को समझें, ठीक है, एनालाइज करें, सिंथेसाइज करें, काफी क्लैरिफाई करें, क्लैरिफिकेशन हो, काफी कुछ ऐसे प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है वो सब ये सीखें। ये विधि तार्किक प्रक्रिया कौशल विकसित करती है। लॉजिकल प्रोसेस माना गया है, इसमें लॉजिक स्किल डेवलप होती है बच्चों की, थिंकिंग पावर लगती है, रीजनिंग लगती है। ये विधि अधिगम अवधारणाओं के मंथन के दृष्टिकोण को विकसित करने में मदद करती है। ओके, आगे देखते हैं। इसमें इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं समझाना। देखो, कोई भी प्रॉब्लम दे दी जाती है तो बच्चे क्या करेंगे, पहले वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे, समझेंगे क्या है, फिर एक सॉल्यूशन डेवलप होगा, उस सॉल्यूशन को फिर इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे उस प्रॉब्लम पे, और फिर लास्ट में क्या होगा, सॉल्यूशन निकल आएगा। है ना इजी, जैसे मैंने अभी बताया ना स्टेप्स में, वही है कि पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, कॉन्फ्रंटेशन करते हैं विद द प्रॉब्लम, फिर अंडरस्टैंड करेंगे प्रॉब्लम को, डेटा कलेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे, हाइपोथेसिस लगाएंगे, परिकल्पना लगाएंगे, और फिर वही हाइपोथेसिस को उस पर अप्लाई करेंगे प्रॉब्लम पे, लास्ट में कंक्लूजन निकल आएगा। अब मेरिट्स ये है, इसके फायदे ये हैं कि ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड्स करते हैं, ठीक है, डेवलप कॉग्निटिव एबिलिटीज, डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, ये सब कुछ डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव एबिलिटी एंड साइंटिफिक एटीट्यूड्स डेवलप होते हैं। क्यों? क्योंकि ये मेंटल स्किल से रिलेटेड है ना, मेंटल पावर, मेंटल प्रोसेस उनका काम कर रहा है, इस पे मेन फोकस किस पे होता है इनका, इन सब से रिलेटेड मेंटल प्रोसेस से चलता है ये सारा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। लिमिटेशन ये है कि प्रॉब्लम इन सिलेक्टिंग टॉपिक्स, कुछ होते हैं जैसे टॉपिक को सिलेक्ट करने में उनको दिक्कतें हो जाती है, ठीक है, प्रैक्टिकल लिमिटेशंस है इसमें, प्रैक्टिकली नहीं कर पाते, काफी दिक्कतें आती है इसमें। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है। नेक्स्ट वन इज ड्रिल मेथड, इसको हिंदी में भी ड्रिल मेथड ही कहा जाता है। इसमें क्या है देख लेते हैं। इन दिस मेथड वॉट एवर लॉज एंड प्रिंसिपल्स आर टॉट टू स्टूडेंट्स बाय द टीचर, मतलब इस मेथड में जो भी लॉज और प्रिंसिपल बच्चों को सिखाए जाते हैं टीचर के द्वारा, दे आर गिवन ड्रिल वर्क ऑन द बेसिस ऑफ दोज प्रिंसिपल्स एंड लॉज, मतलब उसी टॉपिक से रिलेटेड उनको एक काम दे दिया जाता है, ड्रिल वर्क दे दिया जाता है, उसी लॉज और प्रिंसिपल के बेसिस पे। दिस वर्क इज जनरल डन बाय पीपल इन क्लास इटसेल्फ, क्लास में ही खुद से किया जा कर लेते हैं बच्चे, टीचर उनको सिर्फ ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, जब वो ये काम कर रहे होते हैं। इफ अ स्टूडेंट फेसेस एनी डिफिकल्टी एट एनी स्टेप ऑफ सोल्यूशन, ही इज प्रोवाइडेड इमीडिएट हेल्प बाय टीचर, बच्चे को किसी भी स्टेज पे, किसी भी स्टेप पे दिक्कत हो रही है सोल्यूशन निकालने में, तो टीचर तुरंत उसको हेल्प करेगा। ड्रिल वर्क इंक्रीजेस कॉन्फिडेंस ऑफ द स्टूडेंट, बच्चों में देखा जाए तो एक तरफ तो बच्चों में कॉन्फिडेंस
इंक्रीज करता है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई करता है ड्रिल वर्क, और साथ में ही क्या करता है दूसरी तरफ एक्टिविटी पावर, उनका फिजिकल एक्टिविटी जो भी है, मेंटल एक्टिविटी, वो सब क्या होती है डेवलप भी होती है साथ में, है ना। ड्रिल मेथड का ये फायदा है। नेक्स्ट देखते हैं, A drill is a classroom technique used to practice new language। ठीक है, एक ऐसे क्लासरूम टेक्निक है ये जो नई चीजें, नई भाषा, नया कुछ सीखने में हेल्पफुल करता है। इट इन्वॉल्व्स द टीचर मॉडलिंग अ वर्ड और अ सेंटेंस एंड द लर्नर्स रिपीटिंग इट। मीन्स क्या है, इसमें टीचर सब पहले तो सिखा देता है ना बच्चे को, लॉज एंड प्रिंसिपल समझा दिए, उसी के बेसिस पे कुछ और वर्क दे दिया जाता है। ओके, एट its simplest, drilling means listening to a model provided by the teacher or a tape or another student and repeating what is heard। मीन्स बच्चे ने क्या सुना वही रिपीट करेगा, टीचर ने जिस तरह से मॉडलिंग मतलब बताया ना, जैसे जो कुछ भी समझाया है टीचर ने उसी को देख के बच्चा सेम रिपीट करता है। ओके, व्हेन लर्नर्स आर गिवन इंटेंस प्रैक्टिस ऑफ न्यू स्ट्रक्चर लैंग्वेज, इट इज केयरफुली गाइडेड एंड स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड बाय द टीचर। इसमें क्या होता है कि कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ नई लैंग्वेज, कोई नया स्ट्रक्चर, कुछ नया लॉज प्रिंसिपल जो भी सिखाए जाते हैं, तो बच्चे क्या कर रहे हैं प्रैक्टिस करके सीख रहे हैं, और ये केयरफुली गाइड किया जाता है और स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया जाता है टीचर के द्वारा। ठीक है, बोथ फॉर्म एंड मीनिंग मस्ट बी करेक्टली फॉर्म्ड एंड कंसोलिडेटेड। मीन्स जैसे बन रहा है मतलब वगैरह सारा कुछ सेम ही होना चाहिए, वैसा का वैसा रिपीट कर रहा है। ओके, नाउ लास्ट वन इज सोर्स मेथड, जिसको कहते हैं स्रोत विधि। क्या है ये? इट इज एन एक्टिविटी ओरिएंटेड मेथड। ये एक एक्टिविटी बेस्ड मेथड है एंड इट इज जनरली यूज्ड इन सोशल स्टडीज ऑल्सो। सोशल स्टडी का जो सब्जेक्ट है उसमें ज्यादातर ये यूज होती है मेथड। सोर्सेज मीन्स अ पर्सन, बुक, डॉक्यूमेंट, पिक्चर, एक्चुअल ऑब्जेक्ट दैट कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर लर्निंग। मीन्स क्या कह रहे हैं ये, मतलब ऐसे बता रहे हैं कि जो सोर्सेज है ना वो क्या होते हैं, कोई इंसान हो गया, कोई बुक्स हो गई, कोई डॉक्यूमेंट हो गए, कोई पिक्चर हो गए, कोई एक्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया जो एज इट इज मिल जाए। ठीक है, वो नहीं कहते राजा महाराजा वाली पुरानी चीजें जो बोलते हैं ना, हिस्टोरिकल चीजें जो मिल जाती हैं, उसी को सोर्स मेथड से कनेक्ट किया जाता है। वही एक टाइप के सोर्स है ना। इट इज लर्निंग डायरेक्टली फ्रॉम द एक्चुअल सोर्स। जो एक्चुअल सोर्सेज होते हैं ना उनसे डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। रियल ऑब्जेक्ट जो पुराने जमाने का मान लो कुछ मिल गया, कोई मूर्ति देख ली, ठीक है, कोई कागज डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिल गए एज इट इज, तो वो क्या है, वो एक्चुअल सोर्स में माने जाते हैं। मटेरियल मेथड जैसे कि आइडियाज, मशीन्स, वेपन्स, ये सब होते हैं। ठीक है, ये सारे सोर्स मेथड में आ जाते हैं। ओरल रिसोर्सेज जैसे कि सॉन्ग सुन के कुछ सीख रहे हैं बच्चे, पुराने गाने हो गए, पुरानी स्टोरियाज हो गई, ट्रेडिशंस, कस्टम्स जो पुराने टाइम से चलता आ रहा है। ओके, रिटन एंड प्रिंटेड सोर्सेज। रिटन एंड प्रिंटेड में जैसे कि देख लो आप कोई लेटर वगैरह पुराने जमाने का जैसे बोलते हैं ना, महलों में, म्यूजियम वगैरह में रखते हैं जो चीजें, वो क्या है, वो सब एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स ही एक्चुअल सोर्स है। ये सब रिकॉर्ड्स हो गए, रिपोर्ट्स हो गए, लेटर्स वगैरह, ये सब कुछ सोर्स मेथड में आते हैं। ओके, तो ये थी आज की कहानी। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। टीचिंग मेथड्स मैंने बहुत डिटेल में समझा दिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था। अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लेना, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आज का सेशन कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर कर देना। कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट करके पूछ लेना, कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछना। फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।